नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। चुनाव के नतीजे आने में अभी वक्त है। अभी तक आपने बीजेपी या कांग्रेस किसी भी पार्टी के बड़े नेता को दम से ये बोलते हुए नहीं सुना होगा कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। ट्वीट जरूर आ रहे हैं, मगर उसमें भी उत्साह ज्यादा और विश्वास कम दिख रहा है। जब चुनाव चरम पर था तो दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई सहित कहीं के भी मसले पर पार्टी के पहले शिवराज जी बोलते थे। अभी उनका भी कोई दावा वैसा नहीं आया। नहीं आने की वजह शायद यह भी हो सकती है कि पार्टी ने इस बार उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया। शिवराज जी माइंड गेम खेलने में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स को भी मात देने में सक्षम हैं। आपको याद होगा कि केंद्र का कोई भी बड़ा नेता उनकी लाडली बहना योजना का जिक्र तक करने से बचता था, लेकिन शिवराज जी ने सरकार का खजाना इस योजना के लिए खोल दिया और जितना पैसा महिलाओं को दिया उससे कहीं अधिक इस योजना के प्रचार में फूंक दिया। खैर, यह हुई चुनाव से पहले की बात। वोटिंग के बाद जब नतीजे आने में कुछ दिनों का वक्त हो, तब कोई मुख्यमंत्री मंत्रालय में जाकर अधिकारियों की बैठक तब तक नहीं लेता जब तक कोई आपात स्थिति ना बने। अभी एमपी में ऐसे कोई हालात नहीं बने, लेकिन आज शिवराज जी पहुंच गए बल्लभ भवन। अधिकारियों को बुलाया और खाद की किल्लत पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। आज उनके मंत्रालय जाने से सियासत में कई तरह की चर्चाएं गर्म हो गई। क्या शिवराज जी को इनपुट है कि बीजेपी सरकार वापस आ रही है? यदि वापस आ रही है तो क्या अगुवा वही रहेंगे? आज की मीटिंग के जरिए किसे उन्होंने संदेश दिया? कांग्रेस को, प्रदेश बीजेपी को, या फिर दिल्ली में बैठे भाजपा के सर्वोच्च नेताओं को कि वे बहुत आसानी से तो बल्लभ भवन का मोह छोड़ने वाले नहीं? ऐसे बहुत सारे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए। एमपी में आचार संहिता लगी है, चुनाव हो गए, लेकिन नतीजों को लेकर अभी तक कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दम से ये कहने की हैसियत में नहीं है कि सरकार उनकी ही बन रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब आज दोपहर खाद्य विभाग के अधिकारियों सहित कई विभाग के अधिकारियों की मीटिंग मंत्रालय में बुलाई तो सबका चौंकना लाजिम था। नियमानुसार शिवराज सिंह चौहान नई सरकार के गठन होने के पहले तक मुख्यमंत्री हैं और किसी लोक लुभावन घोषणा और कुछ चुनाव आयोग की पाबंदी के अलावा बतौर मुख्यमंत्री सारे काम कर सकते हैं। हालांकि जिस राज्य में चुनाव के नतीजे 10-15 दिन में आने वाले हों, वहां अमूमन कोई मुख्यमंत्री ऐसा करता नहीं है, मगर कोई दूसरा और शिवराज में फर्क भी तो जमीन आसमान का है। शिवराज ने इस मीटिंग के बहाने एक तीर से कई शिकार कर लिए। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व सहित पूरी मीडिया को एक मैसेज भेज दिया कि यदि बीजेपी आई तो सीएम तो वही बनेंगे। हालांकि बीजेपी भले ही अंदर खुद भी इसके कितने ही मायने निकाले, लेकिन बाहर से उन्हें सरोकारी मुख्यमंत्री कहने के अलावा क्या कह सकते? मुख्यमंत्री जी ने इसी संवेदनशीलता के नाते जो उनका सबसे पहला काम था कि मध्य प्रदेश के अन्नदाता की सेवा, क्योंकि इस मध्य प्रदेश में न खाद की कमी है, न किसी प्रकार की उर्वरक की कमी है, न पानी की कमी, न बिजली की कमी है। अन्नदाता की सुख सुविधा के लिए सरकार ने आज बैठक करी है ताकि किसी प्रकार के कोई विषय जो अन्नदाता से जुड़े हों उनका निराकरण हो और उनको खाद, बीज, पानी, बिजली सबकी जो निर्बाध आपूर्ति होती है, निरंतरता उसकी बनी रहे। अमूमन ऐसे संधिकाल में जब एक सरकार के जाने का और नई सरकार के आने का वक्त मुहाने पर होता है, तब जब तक प्रदेश में आपात स्थिति निर्मित ना हो मुख्यमंत्री बैठकें नहीं लेते। सूबे में खाद का संकट है और इसमें कोई दो राय नहीं है। संभवतः ये बिचौलियों के कारण कृत्रिम तौर पर पैदा किया गया। मुख्यमंत्री ने अक्टूबर से लेकर नवंबर में अधिसूचना लगने तक तकरीबन 5 मीटिंग की हैं, जिनमें आला अधिकारियों सहित कलेक्टर्स भी शामिल रहे हैं। उन्होंने गड़बड़ी करने वालों को जेल भेजने तक के निर्देश दिए थे, लेकिन हल कुछ निकला नहीं। आज की बैठक को लेकर कांग्रेस भी तंज कर रही है कि शिवराज जी ब्यूरोक्रेसी को ये संकेत देना चाहते हैं कि उनकी सरकार फिर आ रही है, जबकि ऐसा होगा नहीं। प्रदेश को लगभग 4 लाख करोड़ के कर्जे में डुबोकर हर व्यक्ति पर 47,000 करोड़ का कर्जा लाद कर और किसानों की आत्महत्या के मामले में प्रदेश को नंबर 1 बनाकर बैठक कर रहे हैं खाद्य वितरण को लेकर। अब क्या फ़ायदा ये सब बैठकें करने का? अब तो किसी तरह से अपने विदाई समारोह की कहते हैं ना, उसकी तैयारियां करिए। कुछ नहीं होना, जनता अपना निर्णय मतपेटी में डाल चुकी है। एमपी में ना तो कोई प्राकृतिक आपदा आई और ना ही कोई इतना बड़ा प्रशासनिक संकट कि मुख्यमंत्री को मंत्रालय जाकर मीटिंग करना पड़े। दरअसल शिवराज चाहते हैं कि अधिकारियों की मीटिंग के बहाने
संदेश मीडिया के जरिए उनकी पार्टी के नेताओं सहित विपक्ष को भी पहुंचे कि यदि बीजेपी आई तो सरकार की अगुवाई वही करेंगे। दिलचस्प यह है कि जब ब्यूरोक्रेसी ने आचार संहिता लगने से पहले उनके दिए निर्देश को गंभीरता से नहीं लिया, तो अब जब सरकार को लेकर कंफ्यूजन चरम पर है तो क्या ही गंभीरता दिखाएगी। लेकिन शिवराज जी हैं कि माइंड गेम खेलना छोड़ भी नहीं सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो उन मेहमानों को मैं आपसे परिचय करा दूं जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है मृणाल पंत, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है मृणाल जी का। दूसरे मेहमान है शिवम शुक्ला, बीजेपी के युवा ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। शिवम जी का भी स्वागत। और तीसरे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिनेश गुप्ता। दिनेश जी का भी स्वागत। शुरुआत कर लेते हैं मृणाल जी से। मृणाल जी, आज पहुंच गए मुख्यमंत्री जी, देखिए फिर से एक्शन में आ गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि भाई खाद का संकट था इसलिए पहुंच गए, भले रिजल्ट जब चाहे आए, जिसके पक्ष में आए, जब तक सीएम है तब तक काम करेंगे। मृणाल जी, एक प्रतिक्रिया है और दो सवाल। प्रतिक्रिया यह है कि मुख्यमंत्री जी ने आज मंत्रालय में जाके अपने एक महापाप पर पर्दा डालने का काम किया है। प्रशासनिक सूत्रों ने स्पष्ट तौर पर बताया है कि इस समय खाद का संकट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के हर कार्यकाल में हमेशा आया है और मध्य प्रदेश के किसानों ने हमेशा खाद की किल्लत का इस दौर में हमेशा सामना किया है। ये भी प्रशासन के सूत्रों ने बताया है कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही विभाग की नोटशीट होने के बाद भी कि केंद्र से खाद आपूर्ति करने वाली संस्थाओं को अग्रिम पेमेंट दिया जाना चाहिए, ये पेमेंट मध्य प्रदेश की सरकार ने नहीं किया। इसके निर्देश माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने खुद दिए थे। उनकी प्राथमिकताएं चुनाव से पहले कुछ और थी और उसका परिणाम यह है कि आज मध्य प्रदेश के किसान को खाद के इस संकट का सामना करना पड़ रहा है। किल्लत इस कदर है कि सहकारी संस्थाओं से वितरित होने वाली खाद पर रोक लगा दी गई। बमुश्किल तहसील में एक स्थान खाद के आवंटन के लिए तय किया गया है और जहां चुनिंदा किसानों को ही खाद आपूर्ति घंटे 2 घंटे के लिए टोकन बांटकर की जा रही है। लंबी लंबी कतारें लगी हैं और 1/4 किसानों को कुछ बोरियां खाद मिल रही है, बाकी सबको वापस जाना पड़ रहा है। ये वो दौर है जब खाद सबसे महत्वपूर्ण किसान के लिए एक अपनी आजीविका और फसल के लिए निर्णायक होती है। और इस समय मुख्यमंत्री जी ने एक तरह की कृत्रिम किल्लत अपने निर्णय के कारण किसानों पर उसी तरह से लादी है जिस तरह से महेश्वर में उन्होंने कृत्रिम बाढ़ महेश्वर की जनता पर लागू की थी। दूसरा प्रतिक्रिया यह है, सवाल भी है कि क्या मंत्रालय में जाके उन्होंने चुनिंदा अधिकारियों को भ्रष्टाचार के प्रकरणों से जुड़ी हुई कुछ फाइलों के निपटारों का निर्देश दिया है। और दूसरा सवाल ये कि जिस कक्ष में उन्होंने बैठक की और उनका जो कक्ष था, क्या कुछ कागजात आज उसमें से भी गायब हुए हैं। मुख्यमंत्री जी को प्रदेश की जनता को इन 2 सवालों के जवाब देने चाहिए। ठीक है, पूछ लेते हैं एक बार। दिनेश जी का रुख कर लेते हैं, माफ कीजिए शिवम जी का रुख कर लेते हैं। शिवम जी, क्या करने गए थे सीएम साहब? क्या वाकई इतने आपात स्थिति के हालात थे कि उन्हें मंत्रालय जाना पड़ा? वो अभी तो अधिसूचना लगी हुई है, चाहते तो घर से ही बोल सकते थे ये सब। देखिए, स्वाभाविक तौर पर अभी भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर श्री शिवराज जी ही विराजमान है और उनका जो लोकतांत्रिक संस्थाओं का कर्तव्य होता है जनता के प्रति, उसका उन्होंने निर्वहन किया है। यह तो कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है कि वह एक चुने हुए मुख्यमंत्री का जब अपने अधिकारों का प्रयोग किया जा रहा है तो उस पर आपत्ति उठा रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, न इसमें कोई संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ, न कानून के दृष्टिकोण से यह कोई चीज बाहर जा रही है। अगर मध्य प्रदेश में ऐसी किसानों के ऊपर कोई संकट आता है तो वहां पर मुख्यमंत्री जी का जो कर्तव्य था कि वह अधिकारियों से जाए, परिस्थिति को समझें और उसके निराकरण के लिए क्या बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं उस दिशा में निर्देशित करने का काम करें। हमने पहले भी देखा था जब कमलनाथ जी की सरकार थी मध्य प्रदेश में, उस वक्त जब खाद का संकट आया तो इनके मंत्रियों और विधायकों और कमलनाथ जी ने स्वयं उस चीज को खारिज करने का काम किया। और उसके पश्चात जब मध्य प्रदेश में हाय तौबा की स्थिति मची तो जाकर के केंद्र सरकार के पास मदद मांगी और केंद्र की सरकार ने तब भी प्रदेश की मदद करने का काम किया। इस बात पर कोई द्वेष नहीं रखा कि यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए चाहे हमारे नेता हो, कार्यकर्ता हो, सबके लिए किसान कल्याण, गरीब कल्याण, मध्य प्रदेश की जनता का कल्याण, यह महत्वपूर्ण विषय रहते हैं। इन पर जब भी कोई बात आती है तो स्वाभाविक तौर पर आगे बढ़कर के शिवराज जी हो या फिर कोई अन्य भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, अपने कर्तव्यों का निर्वहन हर संभव तरीके से करने का प्रयास करते हैं। हमने ही देखा कि मध्य प्रदेश की सरकार इकलौती ऐसी सरकार है जो खाद पर -10% पर कर्ज उपलब्ध कराती है। केंद्र की सरकार हमारी 140% के आसपास सब्सिडी प्रदान करती है। तो स्वाभाविक तौर पर किसानों को बेहतर दिशा में आगे जाने के लिए मदद मिल सके। हमने देखा कि हम 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर की ओर भी बढ़े। हमारी सरकार का पुरजोर प्रयास है किसानों के मन में कोई पशु पेश की स्थिति न रहे। सप्लीमेंट्री के लिए आऊंगा आगे, पहले दिनेश जी को इनकर लेता हूं। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं दोनों के अलग अलग दावे? शिवराज जी के
मंत्रालय में जाके मीटिंग लेने का पॉलिटिकल मैसेज क्या था? दिनेश गुप्ता। ये शिवराज जी का अंदाज है प्रवीण जी। पिछली बार भी 2018 कैसे भूल सकते हैं जब वो इसी तरह से मंत्रालय पहुंचे थे और एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि उनकी सरकार नहीं जा रही, लेकिन जो जनता का आदेश है वो तो कुछ अलग ही था। और ये मैसेज की जरूरत क्यों पड़ती है प्रवीण जी? ये बार बार आपको 18 हो 23 हो, ये जरूरत क्यों पड़ती है? कुछ चीजें देखिए, लोकतांत्रिक नियम प्रक्रिया सारी चीजों को मैं मान लीजिए, कुछ चीजें आपकी ऐसी होती है कि बहुत आपात स्थिति होती है तो सबको सारी चीजों को हाँ, हमने भी यही कहा, भाई बहुत आपात होगी तो जाना पड़ेगा, जाहिर बात है। और क्या होता है जब आपात होता है तो आपका एक फोन भी चीफ सेक्रेटरी आपको अनअटेंडेंट नहीं छोड़ता। कोई भी कॉल, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हमारे प्रदेश का ऐसा नहीं है कि जो इतना लापरवाह हो, कोई संकट हो, राजनीतिक हुक्म का इंतजार करता रहे। ये तो है ही नहीं मध्य प्रदेश में, कोई भी हो कहीं भी। तो मैसेज क्या देना चाहते? मैसेज ये देना चाहते कि काउंटिंग के समय आप ये मत सोचिए कि सरकार जा रही है, तो जो भी आपको करना है काउंटिंग के समय वो सारी चीजों को ध्यान रखिए। और ये जो भी करना हो कोट अनकोट, जो भी करना हो कोट अनकोट शिवराज जी, हाँ बिल्कुल, शिवराज जी ने तो एक इस तरह से मैसेज दी। कमलनाथ जी ने किस तरह से दिया? उन्होंने भी तो एक पत्र लिखा ना अपने विधायक जो चुनाव लड़ रहे थे कैंडिडेट, कि भाई जिन्होंने काम जो है प्रशासनिक मशीनरी ने जिन्होंने भाजपा के पक्ष में काम किया उनके नाम भेजे। दोनों कर क्या रहे हैं? एक ही काम कर रहे हैं, दोनों का तरीका अलग अलग है और दोनों अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि राजनीता जो दोनों पार्टी के बड़े नेता हैं उनमें एंजाइटी है, बेचैनी है कि जनता ने पता नहीं क्या जनादेश दिया है और उनका 5 साल आगे क्या होगा। ठीक बात है। एक बार मृणाल जी को इन करते हैं। मृणाल जी, आपने चिट्ठी लिख दी, लिस्ट करके मंगा ली, 30 तारीख की डेडलाइन दे दी कि भाई लाइए, दीजिए, नाम दीजिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वही बोलने दिनेश जी भी कह रहे हैं और मैं सहमत उनकी बात से कि वही बोलने शिवराज जी भी पहुंच गए कि भाई देखो ध्यान रखना, ये मत सोचना कि हम जा रहे हैं। तो दोनों की फंक्शनिंग समान है, ऐसा मानना है दिनेश जी का? बड़ा अंतर है। ये जानते हुए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी स्थिति में मध्य प्रदेश में बनने नहीं वाली है, शिवराज सिंह जी ने उस चीफ सेक्रेटरी को, जिसे उन्होंने बार बार एक्सटेंशन दिया है, उस चीफ सेक्रेटरी को जो निश्चित तौर पे एक पार्टी के पाले में खड़ा हो गया है, उसके माध्यम से एक असफल कोशिश की है अलग अलग जगह पे कलेक्टर को और निर्वाचन अधिकारियों पर दबाव डाल। इस प्रक्रिया में कुछ चुनिंदा और आला अफसर भी शामिल है जिनके साथ अलग से मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग तरह की गुफ्तगू की। मुख्यमंत्री जी को बताना तो चाहिए प्रदेश की जनता को कि आखिर वो इन अधिकारियों को क्या बोल कर आए। अमूमन इस तरह की प्रक्रिया हमने देखी है कि जब इस तरह से कोई एक प्रशासनिक अधिकारी किसी सत्ता तंत्र के झोले में जाकर बिल्कुल पांव में ही बैठ जाता है तो उसको अलग अलग तरीके से उपकृत सरकारें करती हैं, कहीं कुछ पद देती हैं, कहीं कुछ पद देती हैं। बताएं मुख्यमंत्री जी कि वो क्या बोलकर आए अपने मुख्य सचिव को, उसको क्या राज्यसभा में भेजेंगे या कोई आयुक्त, चुनाव आयुक्त जैसा कोई आयुक्त बाद में उनकी सेवा अवधि समाप्त होने के बाद उनको किस तरह की लॉलीपॉप, लेकिन वो तो काउंटिंग से पहले चले जाएंगे, बताना चाहिए। माफ कीजिए, काउंटिंग से पहले चले जाएंगे वो तो, लेकिन चीफ सेक्रेटरी तो देखिए ऐसे दौर पर जब ये प्रक्रिया चल रही है, मुख्यमंत्री जी का मंत्रालय में जाकर इस तरह की बैठक लेना एक बात स्पष्ट तौर पे साबित कर, वो ये कि जाने से पहले वो कोई संदेश देने में कोई कसर ये छोड़ना नहीं चाहते कि किसी भी तरह से अधिकारियों पर एक दबाव बनाया जा सके। मुख्यमंत्री जी ने आज वो जमावट करने का असफल प्रयास किया है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता इस कृत्य को भी देख रही है और इससे कोई परिणाम पड़ने नहीं वाला है। इसका दूसरा परिणाम ये जरूर पड़ेगा कि निर्वाचन आयोग इस बात का संज्ञान लेगा और मैं तो अनुरोध करता हूं कि निर्वाचन आयोग से कि वो जरा इस बात पर भी ध्यान दे कि आज जिन जिन आला अफसरों ने मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक की, जिस समय काउंटिंग होगी उस समय उस दिन उनकी गतिविधियां क्या होंगी, वो किन अपने कनिष्ठ, अपने जूनियर किन अधिकारियों को फोन कर रहे हैं, उन फोन की निगरानी की जानी चाहिए। लिस्ट मंगा रहे हैं उसमें इनके नाम भी लिख लीजिए। ठीक है मृणाल जी, का भी ध्यान रखें। पूरा वक्त दिया। मैं एक बार शिवम को इन कर लेता हूँ। शिवम, ये कुछ कागज रखे हुए मेरे पास, मैं मोटा मोटा इसका डेटा पढ़ देता हूँ। भाई उन्होंने सबसे पहले 9 सितंबर को मीटिंग ली, 7 बजे सुबह उठ गए थे टी शर्ट पहन के, मुझे याद है, और खाद पे ही बात करी, तमाम कलेक्टर जोड़ लिए, जबलपुर संभाग के मसले। फिर अक्टूबर में 2 बार, नवंबर में सूचना लगने के पहले 2 बार ये भी कहा कि जेल में डाल दो इन अधिकारियों को जो खाद गड़बड़ी कर रहे हैं। तो तब तो फुल पावर में थे, तब जेल में डले नहीं, अगर खाद के लिए गए हैं तो तब जेल में डले नहीं। अब उनका ऑर्डर
ड्यू टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वैसा एप्लीकेबल तो होगा नहीं, तो फिर क्या हल निकाल लाया खाद को लेके? देखिए, यह तो दिखाता है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी किस प्रकार की संवेदना रखते हैं कृषकों के प्रति। जब भी ऐसा कोई विषय सामने, हमने पहले भी देखा हुआ इस प्रकार की बैठकें लेते रहते थे। वर्तमान परिस्थितियों में भी खाद का संकट वास्तव में है, कितना गंभीर है या फिर नहीं है, यह तमाम चीज़ों के दृष्टिगत उन्होंने यह बैठक बुलाई। दूसरी बात, जो कांग्रेस पार्टी के आरोप प्रत्यारोप की बात रही, अधिकारियों की बात कर रहे हैं, ईवीएम पर इनकी आपत्तियां आ चुकी हैं, दिग्विजय सिंह जी स्वयं आरोप लगा चुके हैं, कमलनाथ जी ने चुनाव आयोग के बारे में तमाम तरीके की टिप्पणियां की, कई सारे नेता प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों के बारे में बयानबाजी कर रहे हैं। तो यह इनकी हार की स्वीकारोक्ति नहीं है तो क्या है? पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है कि आज कांग्रेस पार्टी अपनी हार को लेकर के कितनी आश्वस्त है। स्वाभाविक सी बात है, सभी अनुभवी राजनेता हैं, इनको वोटिंग पैटर्न देख करके समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ सरकार में आ रही है बल्कि प्रचंड जनादेश वाली सरकार के साथ वापस आ रही है। 150 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में जीतने जा रही है और यही कारण है कि उन्होंने अपनी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू करके मध्य प्रदेश में अपनी हार को जस्टिफाई करने के लिए पटकथा लिखनी शुरू कर दी है। अधिकारियों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले क्यों इग्नोर किया होगा सीएम को? मैं ये जानना चाहता हूँ। ये कागज में तो है और वो बाइट भी है, अभी तो मैं तुरंत तो नहीं चलवा पाऊंगा, लेकिन ये बाइट है, मैंने खुद से सुनी थी, चली भी थी हमारे यहाँ, कि जेल में डाल दो अगर मान लो कोई गड़बड़ी कर रहा है, और अभी तक गड़बड़ी होती जा रही है। गड़बड़ी जैसी कोई गुंजाइश नहीं है। प्रशासनिक अपनी एक व्यवस्था होती है, कई बार कुछ अपरिहार्य कारणों से इस प्रकार से खाद का संकट आ गया होगा और यह बहुत ही तत्कालिक और क्षणभंगुर होता है। इसको हल करने के लिए एक तत्काल जो कार्य योजना बनाई जाएगी, मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों के साथ उनका एक अपना लंबा प्रशासनिक अनुभव है, उनके जो भी सुझाव होंगे, विचार होंगे, उनके सामने रखे होंगे और उसके पश्चात इसको हल कर लिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस इसमें जो राजनीतिक तत्व ढूंढने की कोशिश कर रही है वह तो एक ही चीज दिखा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को अपनी दरकती हुई जमीन एकदम साफ नजर आ रही है। न इनका चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर विश्वास रहा है, न ही मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर दिनेश जी को इन कर लेते हैं। अब दिनेश जी, क्या ब्यूरोक्रेसी भी कंफ्यूज है? जैसे आपने कहा कि भाई एक चिट्ठी इनकी और एक सीएम की अटेंडेंस, दो मसले, तो क्या ब्यूरोक्रेसी भी कंफ्यूज है कि भाई किसके साथ चलें, किसके साथ जाएं? छतरपुर की घटना का उदाहरण ले सकते हैं हम कि पहले दिन बीजेपी पे 302 रजिस्टर, फिर उसके बाद अभी दिग्विजय सिंह जी पे भी रजिस्टर, और क्या मसला? मैंने ब्यूरोक्रेसी को लग रहा है कि भाई एक बैलेंस बना के चलो अभी, ऐसा? देखिए प्रवीण जी, जो ब्यूरोक्रेसी है वो तो सम्मान में बैठी हुई है। अब जो वीडियो दिख रहा है ना, बहुत सारी कुर्सियां उसमें खाली हैं। अभी चीफ सेक्रेटरी हैं, वो अभी रिटायर नहीं हुए हैं, 30 तारीख उनका लास्ट डे है, लेकिन वो इस पूरे विजुअल में कहीं नहीं दिख रहे। हाँ। वो तो राजेश राजोरा उसको लीड कर रहे हैं। तो आप देखिए ना कि कहीं ना कहीं यदि चीफ मिनिस्टर ने बुलाया है तो कुछ जो अधिकारी हैं वो सम्मान के तौर ये दर्शकों को बता दूं, ये फाइल शॉट है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आज वाली मीटिंग के। नहीं, चीफ सेक्रेटरी नहीं थे उस मीटिंग में। जी दिनेश जी बोलिए। तो आप देखिए कि जो अधिकारी जिनका ये संबंधित है वो कितने आए और फिर उसका नीचे क्या इम्पैक्ट हुआ, ये अलग बात है। लेकिन जो आप इसको पूरे राजनीतिक हम देखना चाहिए, इसको प्रशासनिक नहीं है, ये राजनीतिक संदेश है। ये आज के विजुअल राजनीतिक संदेश, हाँ राजनीतिक संदेश ये अधिकारियों को भी देने की कोशिश है और जो उनको देना है पॉलिटिकली उनको भी देना है। देखिए अब वो जो जिस स्थिति पे है, वो भारतीय जनता पार्टी जीतती भी है तो वो चीफ मिनिस्टर होंगे नहीं होंगे इसको लेके बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं। लेकिन शिवराज जी का आर्ट है, वो आखिरी से राजनीति फिर शुरू करते हैं। जो उनका आखिरी दिन होता है उससे वो नए सिरे से अपनी जमावट करते हैं। आप देखिए कि उन्होंने यदि ये कहा कि मैं बहुत याद आऊंगा, इसीलिए हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा मैं बहुत याद आऊंगा, तो ये याद रखने की तो चीजें हैं ना कि शिवराज जी जो है चुनाव के परिणाम नहीं आए थे, पोलिंग हो गई थी, वो वल्लभ भवन चले गए, वो किसानों की चिंता करने लगे, ये सारी चीजें याद दिलाने की चीजें ही हैं। और राजनीति में इसका कोई तोड़ नहीं है प्रवीण भाई, इस राजनीति का ना कोई दूसरा राजनेता इसमें बराबरी कर सकता है। हाँ, हमने भी यही कहा कि शिवराज जी की बराबरी नहीं हो सकती। मलाल जी को कर लेते हैं। मलाल जी, दिनेश जी का आकलन है कि भाई यदि मान लीजिए आप आए या बीजेपी भी आई, आप यानी आम आदमी पार्टी नहीं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, या बीजेपी भी आई, तो वो ये सीएम होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन रजिस्टर तो करा देते हैं शिवराज सिंह चौहान लोगों के मानस में। ये है दिनेश जी का आकलन। जो लोग मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना को अच्छे से जानते हैं, देखते हैं, वो इस बात से वाकिफ हैं कि जब भी शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं, असल में प्रशासन एक राजनेता ने नहीं बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों ने ही चलाया। मुख्यमंत्री जी ने कई बार अपनी इच्छा प्रशासनिक अधिकारियों पर थोपने की कोशिश की है,
लेकिन उसका रास्ता कभी भी नहीं बताया। ये उलझन हमेशा मध्य प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों की रही। आज की मीटिंग में भी चीफ सेक्रेटरी ने इस मीटिंग को करने के लिए अपने निचले अधिस्तर के अधिकारियों को बाध्य किया, जबकि चीफ सेक्रेटरी को इस बात का फीडबैक दिया गया था कि कई सारे अधिकारी इस समय इस मीटिंग में मुख्यमंत्री जी के साथ रहना नहीं चाहते थे। खैर, शिवराज सिंह जी कुछ भी सोचते हो कि मध्य प्रदेश उनको याद करेगा, लोग ध्यान देंगे, लेकिन इस बात को जरूर याद रखा जाएगा कि ये उन्हीं का शासन था जब सबसे बड़ी संख्या में लगातार सालों सालों तक किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश एक रहा। लगातार सालों सालों तक खाद की किल्लत मध्य प्रदेश में होती गई। लगातार सालों सालों तक उन्हीं की केंद्र सरकार ने किसानों को मिलने वाला गेहूं का बोनस छीन लिया। लगातार उन्हीं की सरकार में मध्य प्रदेश में बिजली व्यवस्था होते हुए भी किसानों के सिंचित रकबे के लिए बिजली मुहैया कराने में दिक्कत आना प्रारंभ हो गई। इन सब चीजों के लिए शिवराज सिंह जी को मध्य प्रदेश का किसान हमेशा याद रखेगा। एक बार शिवम जी कर लेते। शिवम जी, ये बात सही है कि अभी तो कुछ तय नहीं है, कुछ तय नहीं है का आशा है कि मान लीजिए हम आपके क्लेम के साथ चले जाते हैं कि बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है तो क्या सीएम शिवराज होंगे? क्योंकि पार्टी ने तो कहीं से कहीं तक उन्हें प्रोजेक्ट नहीं किया। अब एंड टाइम पे जो भी पार्टी सोचे तो उस वक्त में जाना, क्या मैसेज देना चाह रहे थे वो? आपकी पार्टी के तो नहीं, बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता एमपी के हैं और तमाम बड़े नेता दिल्ली के हैं, उनको ये बताने कि साहब बल्लभ भवन नहीं छुड़ा सकते मुझसे। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज है, कांग्रेस पार्टी जब इस प्रकार के आरोप लगाती है कि सीएम फेस के साथ चुनाव में नहीं उतर रहे हैं, तो इनको अपने बगल के 2 राज्यों की ओर देख लेना चाहिए जहां यह सत्ता में है। छत्तीसगढ़ में इन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि भूपेश बघेल जो हमारे सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं वो हमारे सीएम फेस हैं। सेम तौर पर राजस्थान में भी हमने देखा, वहां पर भी इस प्रकार से कहीं पर किसी बड़े नेता ने नहीं कहा कि अशोक गहलोत ही दोबारा मुख्यमंत्री होंगे। तो क्या इनको अपने सिटिंग चीफ मिनिस्टर पर विश्वास नहीं था, अथवा यह भी परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, शिवराज जी ने स्वाभाविक तौर पर एक राजनेता अगर राजनीति में आता है तो पॉलिटिकल लीगेसी की लड़ाई रहती है और जन कल्याण के लिए वह कितना काम करता है उसी के आधार पर उसकी एक पूरी स्मृतियां जनता के दिमाग में दर्ज होती हैं। शिवराज जी ने अपने कार्यकाल में लगातार इस प्रकार आज से की मीटिंग से क्या स्मृतियां दर्ज होंगी यदि चले गए तो? बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं, यदि चले गए तो आज क्या स्मृति दर्ज करा गए होंगे? तो जाना नहीं जाना यह भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व निर्धारित करेगा और हमारा विधायक दल निर्धारित करेगा। दूसरी सब करेगी, कांग्रेस नहीं करेगी, पब्लिक ने निर्धारित कर दिया। 150 से ज्यादा सीटों के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आज इन्होंने बात की कि मध्य प्रदेश में सिंचाई के रकबे की 7 लाख हेक्टेयर का रकबा छोड़ करके गए थे, आज 56 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा है। मध्य प्रदेश में बिजली का उत्पादन 5000 हेक्टेयर का होता था, 28,000 हेक्टेयर का हो रहा है। मध्य प्रदेश में किसानों को कर्ज जब देने की बात आती थी तो 18%, 20% की ब्याज दरें थी, आज 0% है, कई जगह पर निगेटिव में भी है। तो स्वाभाविक तौर पर यह जो एक लीगेसी की बात होती है, शिवराज जी ने उसको मध्य प्रदेश में कायम किया है। उनकी जो एक किसान पुत्र की छवि है उसको उन्होंने जब गवर्नेंस चलाया तो उसका तमाम ध्यान रखा। किसानों की जो आम दिक्कतें होती हैं, जो जमीन से जुड़े हुए विषय होते हैं, उनको हल करने का, निराकरण करने का उन्होंने हर स्तर पर प्रयास किया है। और स्वाभाविक तौर पर इन चीजों के लिए मध्य प्रदेश उनका कार्यकाल जब भी समाप्त होगा तो उनको याद रखेगा और जब हमेशा भी समाप्त होगा, कोट अनकोट करिए। एक बार दिनेश जी को इन कर लेते हैं। दिनेश जी, ये क्या मैसेज है इसमें? अब चलिए कांग्रेस को अपन माइनस करते हैं शिवराज जी के मैसेज से, बाकी सबसे नहीं, कि शिवराज जी का मैसेज कांग्रेस को जो गया होगा। ये मैसेज क्या एमपी बीजेपी के तमाम उन नेताओं का है जिन्हें हम दावेदार मान के चल रहे, हम यानी मीडिया, और दिल्ली के नेताओं को भी कोई मैसेज है? देखिए, वो तो मैसेज तो सभी को है। यदि आप ये कह रहे हैं 2 दिन से 3 दिन से मीडिया लाडली बहना को एनालाइज कर रही है पोलिंग परसेंटेज से, तो इसका क्रेडिट किसको देंगे? आप इसका क्रेडिट शिवराज सिंह चौहान को दे रहे हैं, और शिवराज सिंह चौहान इसके माध्यम से किसको मैसेज दे रहे हैं कि यदि उनकी विक्ट्री होती है तो उनकी है, हार होती है तो वो चेहरा नहीं है, वो तो अपना काम कर रहे हैं। देखिए, किसानों का मुद्दा आया तो हार होती है तो कह देंगे लॉ एंड ऑर्डर मोदी नहीं है एमपी के मन में। हाँ, वो तो देखिए क्या जो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, ग्वालियर में बस स्टैंड पर वहां किडनैपिंग की घटना हुई, पूरे प्रदेश में उसकी चर्चा थी। तो इस दौरान जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा उसकी भी तो रिव्यू होना चाहिए था ना, कि भाई आप रिव्यू कर रहे हैं तो आप जो किसान पुत्र है वो मैसेज किसके बीच देना चाहते हैं? क्योंकि यदि आप स्टार्ट आखिरी दिन से कर रहे हैं तो अगला जो एजेंडा है शिवराज सिंह चौहान का वो है किसान। जो राजनीति उनको करनी है वो किसानों की राजनीति करना है। अब वो लाडली बहनों वाली राजनीति, उनका जो अध्याय था वो पोलिंग के बाद खत्म हो गया है। और ये वो कहीं भी किसी भी स्थिति में रहे, राष्ट्रीय स्तर पर रहे, राज्य स्तर पर रहे, तो अगला जो है, क्योंकि किसानों की कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा है
और इसमें विपक्ष में किसी आदमी को लड़ने के लिए चाहिए, यदि ऐसी परिस्थितियां हुई कि भाजपा विपक्ष में बैठ रही है तो भी शिवराज सिंह चौहान ने अपने आप को तैयार कर। महत्वपूर्ण बात कर ली उन्होंने, विकल्प दे दिया भैया आपको मृणाल जी, यदि विपक्ष में बैठे तो किसानों को लेके बात करेंगे। जैसे हमें याद है कि पिछली बार जब वो विपक्ष में थे तो कहीं से ट्रैक्टर अंदर नहीं आने दिए जा रहे थे, तो उन्होंने नीलबढ़ रातीबढ़ कहाँ से वो खुद लेके आए थे, ट्रैक्टर चलाया भी था। तब आप सतर्क हो जाइए, मान लीजिए सत्ता में भी आप आ गए तो एक बहुत मजबूत चेहरा आपके खिलाफ सड़क में लड़ने के लिए तैयार। मृणाल जी, पहले तो इस स्वीकारोक्ति के लिए धन्यवाद कि मुख्यमंत्री जी ने यह मानस बना लिया है कि वो विपक्ष में बैठेंगे। दूसरा, हम एक सशक्त विपक्ष का स्वागत करते हैं। उनको ये करके बताएंगे कि जो काम 1.25 साल की सरकार में कमलनाथ जी के नेतृत्व में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने किए थे, उससे आगे बढ़कर उससे चौगुना काम इस बार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनने वाली नई सरकार बनेगी। ये भ्रम तोड़ना कांग्रेस की जिम्मेदारी रहेगी कि किसान पुत्र क्या होता है, और किसानों की आय को सही में दोगुना करने वाली सरकार हमारी सरकार बनेगी। 2600 रुपए मुख्यमंत्री जी के सामने वो बैठे हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री जी विधानसभा में बैठे रहे और उनके सामने हमारी सरकार किसानों की आय को दोगुना करके दिखाएगी। जितने वादे हमारे घोषणा पत्र में हैं उन सबको वचन को पूरा करने का काम कांग्रेस की सरकार करके दिखाएगी। मैं धन्यवाद दूंगा और मुख्यमंत्री जी इसके साक्षी बन के रहेंगे। धन्यवाद। शिवम जी, तो क्या दूसरी भूमिका देख रहे हैं शिवराज जी के, अगर अपोजिशन में गए जैसे दिनेश जी का आकलन है तो बड़ा एक किसानों का मामला उठाने वाले बड़े लीडर के तौर पर? देखिए, सबसे पहली चीज है, मध्य प्रदेश की जनता ने अपने मत के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अनवरत तरीके से उनकी सेवा करने जा रही है। दूसरी चीज, क्या एक राजनेता के लिए सिर्फ यह महत्वपूर्ण है कि वह मुख्यमंत्री है तभी जन कल्याण से जुड़े हुए विषयों को उठाए? कमलनाथ जी तो जैसे ही मुख्यमंत्री पद से हटे अपने कूप मंडूक में जाकर के बैठ गए। शिवराज जी ने पहले भी करके दिखाया है, उनके लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, जनता की सेवा का माध्यम राजनीति है और उसके लिए जो भी पार्टी के नेतृत्व के द्वारा उनकी भूमिका निर्धारित की जाती है उसके अनुरूप लगातार वह काम करते हैं और आने वाले वक्त में भी उनको पार्टी नेतृत्व जिस भी रूप में रखना चाहेगा उस रूप में लगातार जनता की सेवा करेंगे। ठीक है, माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की जा देता। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहां हुए संवाद को अपनी सुविधा के हिसाब से आप चाहें तो कोट अनकोट करते रहिए और उसके मायने निकालते रहिए। हम लोग भी लगातार वही कर रहे हैं क्योंकि अभी तक कहीं कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि गवर्नमेंट बनेगी किसकी, और आप दोनों ही दलों को देख रहे हैं कि किस तरह का कदम ताल उनके द्वारा हुआ जा रहा है। इंतजार करना पड़ेगा हमको भी 3 दिसंबर तक का। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।